समय पहले जब नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ तो नौजवानों का गुस्सा सड़क से लेकर संसद तक देखा गया। उन्होंने संसद को घेर लिया और कई मंत्रियों और नेताओं के घरों में आग लगा दी। वे पुलिस से भी भिड़ गए थे और गोलियों की भी परवाह नहीं की और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा लेकर ही माने, जिसके बाद केपी ओली समेत कई नेताओं की सियासी जमीन तो मानो छीन ही गई। जैसे ही केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आई, आंदोलनकारी छात्र खुशी से झूम उठे थे। वे बार बार एक ही नाम पुकार रहे थे। वह नाम था काठमांडू के तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह का। नौजवान बालेन्द्र शाह से आगे आकर नेतृत्व करने की मांग कर रहे थे। बालेन्द्र शाह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। लिहाजा नौजवानों की मांग थी कि बालेन्द्र शाह नेपाल की सत्ता संभालें। नौजवान सड़कों पर यह मांग करने लगे थे, बालेन्द्र शाह आगे आओ और नेतृत्व करो। नौजवानों की यही मांग अब पूरी होने जा रही है। नेपाल के आम चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। जेनजी के साथ भारी समर्थन के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेन्द्र शाह ने देश के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ छापा 5 में करारी शिकस्त दे दी है। पीएम बनने वाला है, वहीला घंटी में वोट दे रहे के सही लोग आवे वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के। बालेन्द्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री शर्मा को 50,000 वोटों से हरा दिया है। यह पार्टी सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी। नेपाल के राजनीति में बालेन्द्र शाह एक नए और प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने पारंपरिक दलों को कड़ी चुनौती दी है। नेपाल की तीनों ही बड़ी पार्टियों नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्थिति इस चुनाव में बेहद खराब हो गई है। पुरानी 3 बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं में से केवल पुष्प कमल दहल प्रचंड ही जीत हासिल कर सके हैं। बालेन्द्र शाह का ऐसा जुनून देखने को मिला है युवाओं के बीच में कि उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। तो आइए आपको बालेन्द्र शाह के बारे में कुछ और बताते हैं। उनका नाम असल में बालेन्द्र शाह है। वे काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके हैं। वे नेपाल में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। 27 अप्रैल 1990 को जन्मे बालेन्द्र शाह मधेशी परिवार से आते हैं। उनके पिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। बालेन्द्र शाह बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। पहले वे एक इंजीनियर रहे, फिर एक रैपर, गीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर बने। उन्होंने 2012 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी। वे नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में दिखते थे। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे और वे नेताओं की कलई खोल देते थे। उनके गीतों ने उन्हें युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। बालेन्द्र शाह की कभी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन राजनीति में उतरने के संकेत वे तभी से देने लगे थे जब वे सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे। बाद में चुनावी राजनीति में उतरकर काठमांडू की मेयर का चुनाव उन्होंने जीता। शुरुआत में वे विवेकशील पार्टी से जुड़े। बाद में 2022 में काठमांडू मेयर का चुनाव उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता। इसके बाद दिसंबर 2025 में वे आरएसपी में शामिल हुए और 2026 के आम चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया, जहां उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जाने लगा। मेयर बनने के बाद भी वे सरकार और खासकर केपी शर्मा ओली की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे थे, इसलिए युवाओं के बीच वे उभर गए। जेनजी आंदोलन से भी जुड़े। वे सोशल मीडिया पर अक्सर लिखा करते थे कि केपी शर्मा ओली सरकार देश की समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रही है। असंतोष और विरोध की आवाज के बीच नेपाल में नया संविधान जारी हुआ तो 2017 में हुए स्थानीय चुनाव में उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि वही पुराने दल और वही पुराने नेताओं को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे उनके सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय बहस का कारण बनने लगे। मेयर चुनाव में भी उन्होंने जमकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
यहीं से उनके विचार और लाइफस्टाइल ने युवाओं को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करना शुरू कर दिया। बालेन अक्सर काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के चश्मे में प्रचार करने निकल जाते, जिसकी खूब चर्चा भी हुई और युवाओं ने उनके इस फैशन को कॉपी करने की भी कोशिश की। मेयर चुनाव में उन्होंने जनता से बेहद सादे वादे किए थे और ये चुनाव वे अप्रत्याशित ढंग से जीत गए थे। मेयर बनने के बाद वे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि वे युवाओं के मुद्दे को उठा रहे थे। यही वजह है कि जेनजी के आंदोलन को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। नेपाली मीडिया के मुताबिक बालेन शाह न सिर्फ युवाओं के मुद्दों को सशक्त आवाज दे चुके हैं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार नेतृत्व का वादा करके अपनी अलग पहचान भी उन्होंने बना ली। आज के युवा पीढ़ी में उनकी काफी पैठ भी मानी जाती है। बालेन शाह के कद और प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 के शीर्ष शख्सियतों की लिस्ट में शामिल भी किया था। पिछले साल दिसंबर में बालेन शाह आरएसपी में शामिल हुए तो बालेन शाह को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद तो आरएसपी की काफी लोकप्रियता देश में बढ़ गई। चुनाव प्रचार के दौरान शाह देश भर में जहां जहां गए, हजारों युवा उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। संविधान बनने के बाद यह पहली बार है कि नेपाल में किसी एक पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि काठमांडू के मेयर के रूप में बालेन शाह की साफ छवि भी इस समर्थन का एक बड़ा कारण है। वहीं कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि नेपाल में आरएसपी के पक्ष में यह लहर इसलिए बनी है क्योंकि लोग पुरानी पार्टियों से आजिज आ चुके हैं और निराश हो चुके थे। पिछले सरकारें लोगों को बुनियादी सेवाएं देने में असफल रहीं और बालेन शाह की लोकप्रियता ने इस लहर को और मजबूत कर दिया। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि अब जीत के करीब है, इसलिए पार्टी के समर्थक जश्न मनाते भी दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि बालेन शाह यदि पीएम बनते हैं तो वे युवाओं के सपनों को कितना पूरा कर पाते हैं। नेपाल में इस बार के चुनाव के दौरान युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश जाना एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। देश में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण हर साल नेपाल से बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में खाड़ी देशों, मलेशिया और अन्य देशों का रुख करते हैं। इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था, समाज और वहां के परिवारों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे अपने चुनावी वादों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। क्या बालेन्द्र शाह की नीतियां नेपाल के युवाओं को उनके ही देश में रोजगार मुहैया करा पाएगी? यह सवाल अब सबके जहन में है। साथ ही यह देखना होगा कि जो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, वह बालेन्द्र शाह की जीत का नई दिल्ली के लिए क्या मतलब होने वाला है। नेपाल के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देश करीब 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं। अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नई दिल्ली ने विकास और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में काठमांडू को सहायता प्रदान की है। भारत नेपाल की जरूरत के समय, जैसे आपातकालीन और संकट के समय, एक दीर्घकालिक भागीदार रहा है। दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। हालांकि हाल के वर्षों में संबंधों में खटास आ गई। नई दिल्ली नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव को बेचैनी से देख रही है। दोनों पड़ोसियों के बीच सीमा मुद्दा भी गरमाया हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा पर विवाद के कारण रिश्तों में तनाव है। 2020 में नेपाल ने एक संशोधित राजनीतिक मानचित्र जारी कर दिया, जिसमें यह क्षेत्र शामिल किए गए, जो भारत की उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर काठमांडू की आपत्ति की कड़ी निंदा भी की थी। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के क्षेत्रीय दावों को अनुचित और अस्थिर करार दिया है। बालेन्द्र शाह की जीत नेपाली राजनीति के पुराने नेताओं के हार की कीमत पर आई है। एक युवा नेता का नेपाल की सत्ता में आना एक बड़े बदलाव का संकेत है, लेकिन ग्रेटर नेपाल नक्शे और हिंदी फिल्मों के उनके विरोध के कारण भारत को लेकर उनके रुख पर कई सवाल हैं। काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालेन ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें भारत के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा गया।
सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इस नक्शे को नई संसद में लगे भारत के अखंड भारत के भित्ति चित्र के जवाब के तौर पर देखा गया। बालेन शाह ने आदि पुरुष फिल्म की रिलीज होने के बाद उस फिल्म पर बैन भी लगा दिया था। इस फिल्म में रामायण का जिक्र किया गया था, जिसमें माता सीता को भारत की बेटी बताया गया। इससे नेपाल में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि बालेन के बैन को काठमांडू हाईकोर्ट ने हटा दिया तो उन्होंने नेपाल की न्यायपालिका को ही भारत का गुलाम बताया था। भारत को लेकर बालेन शाह का रुख संतुलित लेकिन स्वतंत्र नीति पर आधारित बताया जाता है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का कहना है कि नेपाल भारत और चीन दोनों देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहती है, लेकिन किसी भी देश के सीधे प्रभाव में नहीं रहना चाहता। देखना होगा कि बालेन शाह पीएम बनने के बाद नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को किस तरह निभाना चाहते हैं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मदेशिया पीएम बनने वाला है, वहीला घंटी में वोट दे रहे के सही लोग आवे वाला है, वहीला घंटी में वोट रहे के।